चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। ये जो आपकी क्लास है इसका टाइम है 11:30 टू 12:30। आज कुछ हर्डल्स हो गए इसलिए आपकी आज क्लास लेट हुई है। तो कल से आपकी क्लास ये ऑन टाइम रहेगी डेली न्यूज एनालिसिस की। इसमें द हिंदू के मिंट हो गया, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, वॉशिंगटन टाइम्स हो गया, और जितने भी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है वहां से जो कटिंग्स होती हैं उसको लाके यहाँ पे हम डिस्कस करवाते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर मेंस के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्री में भी, पीवाईक्यू एनालिसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप लोग डेली हमारे साथ 11:30 से 12:30 के बीच में जुड़िए न्यूज एनालिसिस के लिए। और वहीं पे आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है 10 से 11 पीवाईक्यू सेशन की, और शाम को 4 से 5 के करीब आपकी क्लास होगी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप की। ठीक है। तो हमारा जो पहला न्यूज है आज का, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ किचन। तो ये जो है आपका जीएस पेपर 3 का है और ये द हिंदू का है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है इजराइल ने, जिसको जो हमारा यूएसए है उसने सपोर्ट किया। अब हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड में अब एलपीजी की क्राइसिस हो गई, क्रूड ऑयल की क्राइसिस हो गई। इसकी वजह से हमारी कंट्री में भी जो एलपीजी क्राइसिस हैं वो देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट हैं और जो शॉपकीपर हैं उन्होंने क्या किया है कि क्लोज कर दिया है, शट डाउन कर दिया है, क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे पहले की बात करें अगर हम, तो एलपीजी से पहले हम क्या यूज करते थे। अगर आप थोड़ा एरा देखोगे 2000, अगर हम 2010 की बात करेंगे तो यहाँ इसके पहले हम यूज करते थे, काउडंग यूज करते थे। ठीक है। वुडन यूज करते थे। फिर उसके बाद 2010 में एलपीजी आया। एलपीजी आया, गवर्नमेंट स्टेज 1 लेके आई, स्टेज 1 लेके आई। अब यहाँ पे जब हम काउडंग और हम वुडन फायर, लकड़ी या कोयला यूज करते थे, तो अब होता क्या था, जनरली रूरल एरिया की जो वुमेन है, जो हाउस होल्ड है, वहां पे वुमेन ही खाना बनाती हैं। अब होता क्या था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो आपकी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती थी, क्योंकि स्मोक से धुआं निकलता था और यहाँ पे CO2 भी बढ़ता था। ठीक है। अब जब एलपीजी आया तो क्या हुआ कि जो डिसीजेस हैं, लंग कैंसर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होना, और जो भी ब्रीथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब यहाँ पे कम हो गई। अब क्या है, अब एलपीजी की जब क्राइसिस है तो अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव कर गए तो अब ये और भी अच्छी बात होगी। इससे क्या हो गया कि इससे इन्वायरमेंट भी सेव हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि जब हम एलपीजी यूज करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं CO2 तो आता ही आता है, गैसें निकलती हैं, है ना, जब हम यूज करते हैं। तो अब क्या है, क्योंकि क्राइसिस है, तो अब यहीं पे आप एक और चीज देखोगे कि एक तरफ तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये बोल रही है कि जिस तरह की क्राइसिस चल रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे एलपीजी की, एलपीजी की, और एक तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रीफाई। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है। और यहीं पे एक तरफ जब हम फॉरेन से जब हम एलपीजी मंगाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे खर्चा होता है। तो एक तरफ सब्सिडी दे रहे हैं, एक तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम एलपीजी मंगा भी रहे हैं। मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं एलपीजी। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट से लगभग हम 60 से 65% जो हमारी कुकिंग गैस है हम उसको मंगाते हैं, कुकिंग गैस मंगाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हर साल की बात करें तो इस कुकिंग गैस में जो हमारा यूज होता है तो वो होता है लगभग 31 मिलियन टन 2025 में, 30 मिलियन टन। और वहीं पे 2026 की अगर हम बात करें तो ये डेटा बढ़ के हो जाएगा 33 मिलियन टन के करीब। अगर हम एवरी डे की बात करें कि हम कितना कंजम्पशन करते हैं इन अ मंथ, तो
0.1 समथिंग मिलियन टन के करीब हम करते हैं, और हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन होता नहीं है। तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम पूरे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो यही हमारा पूरा आर्टिकल है कि हम एलपीजी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाते हैं तो हमें क्या फायदा होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें बहुत इजीली मिल सकती है, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे जो एलपीजी की जो क्राइसिस है वो थोड़ी कम हो, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखेंगे पूरा। तो ये आपको समझाया गया, तो आई होप सभी को समझ आया होगा। अब आप देखो, इंडिया ट्रांजिशन इज क्लीन एनर्जी मस्ट गो बियॉन्ड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल decarbonization include clean cooking despite significant program clean cooking fuel access a large section of the Indian population still relies। हम अभी भी यहाँ पे यूज करते हैं, जो आप रूरल एरिया में जाओगे देखोगे अभी भी लोग काऊ डंग को यूज करते हैं और यहाँ पे वुडन को यूज करते हैं, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम के थ्रू यहाँ पे सब्सिडी भी दी गई है, और इवन उज्ज्वला जो स्कीम है वो भी सक्सेसफुल रही है। लगभग 60 से 70% के करीब जो रूरल एरियाज की हैं उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराए हैं। रीफिलिंग जो रेट है उस पर भी सब्सिडी दी गई है। तो गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव था उज्ज्वला का, ये बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब यहीं पे आप देखोगे कि रिलाई ऑन polluting fuels like a biomass, electrifying kitchen using a electric appliance such as induction हो गया, स्टोव हो गया, and electric pressure cooker। तो यहाँ पे इसका जो यूज है वो बढ़ जाएगा, एलपीजी का जो यूज है वो कम हो जाए। अगर हम इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी 24/7 होने चाहिए, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब समर आती है तो समर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी टाइम पे अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है तो यहाँ आपको हर्डल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, क्लीन कुकिंग फ्यूल कन्वर्जेंस, इंडिया क्लीन कुकिंग फ्यूल कन्वर्जेंस एलपीजी एंड पीएनजी इंक्रीज फ्रॉम 150 मिलियन कनेक्शन 2015 से एंड 324 मिलियन कनेक्शन 2025 से। इतने ज्यादा जो एलपीजी कनेक्शन है वो कंट्री में बढ़ गए। इवन 70 से 80% लोग अभी, इवन कह लो तो 90% लोग अभी यहाँ पे एलपीजी का कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एलपीजी इंपोर्ट डिपेंडेंस देखोगे कि इंडिया जो कंजम्पशन है, मैंने अभी बताया, हैज मोर डबल ओवर द लास्ट 2 डिकेड, ऑलराइट, एंड लार्ज शेयर ऑफ इट्स इंपोर्टेंट क्रिएटिंग एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न। तो जब डबल हो गया कंजम्पशन और यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता नहीं है तो एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस तो हो ही जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू IEEFA इलेक्ट्रिक कुकिंग कैन बी 37% चीपर देन एलपीजी। अब देखो यहाँ पे जो कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी जो सोलर एनर्जी है हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को हम यूज करते हैं। विंड एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको हम यूज कर तो सकते हैं लेकिन हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इसी की वजह से अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उतनी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब देखो, व्हाई इलेक्ट्रीफाई किचन इन इंडिया नीडेड, तो देखेंगे क्या है, हेल्थ रीजन क्या है, ट्रेडिशनल फ्यूल्स बायोमास एलपीजी प्रोड्यूस स्मोक कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। मैंने अभी बताया जितने भी यहाँ पे ब्रीथ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं सारी हो जाती हैं। अब इससे होगा क्या, इन्वायरमेंट, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लगेंगे तो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी मेक कुकिंग क्लीन एंड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे चीपेस्ट भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा, क्लीन भी होगा, तो ये फायदेमंद है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी 24 इंटू बाय
7 यहाँ पे होनी चाहिए। अब एनर्जी सिक्योरिटी, कट एलपीजी इंपोर्ट, यूज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे, अब होगा क्या, जो एलपीजी है जो हम मिडिल ईस्ट हो गया यहाँ से 60% के करीब जब मंगाते हैं तो होगा क्या, अब जो जितना हमें यहाँ पे प्राइस पेमेंट करना पड़ता था अब हम उतना करेंगे नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना मंगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे रुपीस हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो वहीं पे हम इनको कहीं यूज और भी तो यूज कर सकते हैं। और इंडिया मेक इन इंडिया की बात करता है, लोकल फॉर वोकल की बात करता है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब डिपेंडेंट कैसे नहीं होंगे, जैसे कि अभी हार्मोज स्ट्रेट, ईरान का जो मसला चल रहा है इसराइल के साथ, यूएस के साथ, उसकी वजह से हार्मोज स्ट्रेट को यहाँ पे क्लोज करने की कंडीशन आ गई। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 20% के करीब यहाँ पे ट्रेड चलता है। तो इसी की वजह जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, सप्लाई चेन रुकी हुई है, आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह की कोई जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में अगर हैपन होती है तो हमारी कंट्री पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अभी की बात देखो, पूरा वीक निकल गया, एलपीजी के जो प्राइसेस हैं, जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही। इसकी वजह से चेन्नई, मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली, यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट हैं उन्होंने उनको शट डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया फॉर फ्यू वीक के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि यहाँ पे इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करेगी, हमारी इकोनॉमी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक स्टोव एंड प्रेशर कुकर आर एनर्जी एफिशिएंसी एंड चीपर लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंड सोशल एंड जेंडर, रिड्यूस वुमेन्स बर्डन ऑफ फ्यूल कलेक्शन, फ्री टाइम फॉर एजुकेशन एंड वर्क। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वुमेन है जैसे रूरल एरिया में वो लकड़ी वगैरह उठाने जाती हैं, है ना, बीनने जाती हैं, और काउडंग के जो उपले बनाए जाते हैं उनको बनाती हैं। तो ये सब नहीं होगा, तो उनके पास टाइम होगा तो वो अपना जो टाइम है वो सही जगह लगा सकेंगे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जॉब्स हो गया, अदर वर्क में उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट की बात करेंगे तो स्कीम लाइक अ PMUY LPG connections and सौभाग्य हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन enable adoption। अब देखो इससे रिलेटेड जो हमारी कुछ पॉलिसीज चल रही हैं वो देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो लॉन्च टू एक्सपांड एलपीजी एक्सेस टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, हेल्पिंग रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन बायोमास फ्यूल। इससे होता क्या था कि वुमेन में काफी बीमारियां हो जाती थी, ठीक है, इलनेस बढ़ जाती थी स्मोक की वजह से। तो यहाँ पे लगभग में 60 से 70% के करीब ये सक्सेसफुल है। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो एलपीजी सिलेंडर है वुमेन को प्रोवाइड करा रही है रूरल एरिया में। और दूसरी स्कीम है सौभाग्य स्कीम। ये जो स्कीम है इनको याद रखना, जब आप मेंस की आंसर राइट करोगे तो यहाँ पे जब इनको डालोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने बेहतरीन आंसर राइट किया है। एम टू इंश्योर, इसमें क्या है सौभाग्य स्कीम में, एम टू इंश्योर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी इन एवरी हाउस होल्ड, आप प्री रिक्वेस्ट फॉर सक्सेसफुल किचन इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इमर्जिंग पॉलिसी सपोर्ट इज फोकसिंग ऑन एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइसेस एंड इंटीग्रेशन। देखो अब आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा अब लोग इंडक्शन वगैरह का यूज करने लगे हैं, ठीक है। आप बाहर जाओगे रोड वगैरह पे तो वहां पे लोग अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हॉट करना होता है तो वो इंडक्शन का ही यूज करते हैं। अब वे फॉरवर्ड हम देखेंगे कि स्ट्रेंथिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंश्योरिंग 24/7 रिलायबल पावर डिलीवरी इंश्योर करना होगा, स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। देखो सेमी और अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी जब कुकिंग के लिए यूज होगी वो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कट देखने को मिलती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जब अभी समर सीजन चल रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज्यादा कट देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो सब्सिडीज एंड इंसेंटिव, टारगेट सब्सिडी फॉर इंडक्शन स्टोव एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर कैन एक्सीलरेट एडॉप्शन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो स्टोव हो गए, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गए और इन सब पे इंडक्शन हो गया, सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस पे अब शिफ्ट हो जाए एलपीजी के बजाय, ठीक है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको
बनाने की जरूरत है। अब ये दूसरा हमारा न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपका एनवायरमेंट का ही न्यूज है और कुछ ये स्पेशल है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। वेला कार्ली क्रैब स्पीसीज जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये ज्योग्राफी में भी आ सकता है और एनवायरमेंट में भी आ सकता है। बेसिकली वेली कार्लिक है क्या, कहाँ मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। ये जो क्रैब है, ये जो क्रैब है, ये वेला कार्ली is a freshwater crab species recently highlight researcher for a rare biological phenomenon is endemic to central वेस्टर्न घाट। मतलब सेंट्रल वेस्टर्न घाट में मिला है, एक अलग तरह की रेयर स्पीसीज है। मीनिंग इट इज फाउंड ओनली इन दिस रीजन फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर में मिला है, रेयर स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में मिला है। अब देखो टेक्सोनॉमी एंड हैबिटेट की बात करेंगे इसकी। वेला कार्लीज बिलोंग टू द फैमिली Gecarcinucide, a group of freshwater crab found in South and Southeast Asia. ठीक है? And this species is endemic to the Western Ghat streams and riparian habitat where it is live in natural water. देखो जनरली इतना ही जान लो कि ये वेस्टर्न घाट में मिलना और ये फ्रेश वाटर में रहता है इसलिए। और इसका एक और है जो कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल है दोनों के पार्ट मिले हुए। एक क्रैब है, एक तरफ मेल के फंक्शन है, दूसरी तरफ फीमेल के फंक्शन है, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं मिला था कभी। तो ये रिसर्चर के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि ये किस तरह की एक यूनिक तरीके की जो क्रैब की स्पीसीज है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में फ्रेश वाटर में फाउंड हुई है, ठीक है। अब इन endemism in India, many freshwater crab of the Western Ghat are unique to specific river basin due to isolate habitat, high rainfall है यहाँ पे, complex terrain है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रैब मिलते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिक बायोलॉजिकल फाइंडिंग, अब ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो वेली कार्ली क्रैब है वो कहाँ मिला है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिक बायोलॉजिकल फाइंडिंग, तो रिसर्चर फ्रॉम साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपके प्री का क्वेश्चन है। तो आप क्या बताओगे? केरला में है। ऑब्जर्व वेला कार्ली क्रैब शोइंग a rare condition in which a individual displayed both male and female। इसको भी याद रखना, मेल एंड फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मिली है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी है वन साइड इसका मेल पार्ट मिला है एंड अदर साइड इसका फीमेल पार्ट मिला है। फीमेल reproductive feature like a genopores on other part, and this condition is extremely rare in crab and has not been reported earlier in this family। इससे पहले किसी भी क्रैब में इस तरह का जो फंक्शन है कि वन साइड मेल है दूसरी साइड फीमेल के स्ट्रक्चर है मिले हैं, कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस डिस्कवरी इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी स्टडीज। अब यहाँ पे offering insight into development process in नेक्स्ट देखो कंजर्वेशन कंटेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या है, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वेला कार्ली इज नॉट येट evaluated by the IUCN indicating limited data availability on its population trend and threat। देखो क्या है कि अभी बहुत सारा इसके रिलेटेड जो डेटा है वो नहीं मिला है कि किस तरह से है, क्या इसका फंक्शन है। तो इस पे अभी जो रिसर्च है वो करने के लिए है, तो अभी इस पे रिसर्च होगी। एंड फ्रेश वाटर क्रैब जनरली लिव इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये रहते कहाँ है, ये जब फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये यहाँ रहते हैं, and that are vulnerable to habitat loss, pollution and water diversion, especially in biodiversity, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो व्हाई दिस मैटर फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, रीजन ये है क्योंकि ये रेयर डिसीज है, रेयर स्पीसीज है एंड वन साइड मेल
और सेकंड साइड फीमेल इसका स्ट्रक्चर मिला है। हाईलाइट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस ऑफ द वेस्टर्न घाट, बायोडाइवर्सिटी रिचनेस में है वेस्टर्न घाट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। अब शो द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज लेवल रिसर्च फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल एनोमलीज लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे कि इंडिकेट गैप इन कंजर्वेशन असेसमेंट एंड द नीड फॉर डेटा ड्राइविंग प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज। अब रिलेटेड जो ये टॉपिक है, ठीक है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसे एक पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, ये जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, वेला कार्ली क्रैब इज फाउंड इन बे ऑफ बंगाल, अभी मैंने पढ़ाया, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, फ्रेश वाटर, ईस्टर्न हिमालय, इंडियन ओशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वेस्टर्न घाट में मिला है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट में मिला है, ठीक है, फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच रेयर कंडीशन वाज रिपोर्टेड इन वेला कार्ली, तो इसमें अभी कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो मेल है और फीमेल है उन दोनों का फंक्शन यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेला कार्ली बिलोंग टू विच क्रैब फैमिली, किस क्रैब फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है गेकार्सिनुसिडे, इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी इज कैन बी लिव इन सॉल्ट वाटर, शो रेयर बायोलॉजिकल कंडीशन, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज, सो ब्रीडिंग बिहेवियर, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखो, ना ही सॉल्ट वाटर की बात की गई है, अब याद रखना यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात की गई, ना ही, तो आप कंफ्यूज कर दो क्वेश्चन में कि किस वाटर की बात हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर की बात नहीं हुई है। सो रेयर बायोलॉजिकल कंडीशन, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज एंड सो ब्रीड बिहेवियर, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। सो रेयर बायोलॉजिकल कंडीशन बिकॉज मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे फाउंड किया गया है, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ये डेली न्यूज एनालिसिस का आपके टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट, 2025 से लेके 2026 तक ये लगातार चला आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक है इंडिया यूएसए ट्रेड डील, और ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डील हुई थी, अब इस पे असमंजस की स्थिति है। अब भारत चाहता है कि यहाँ पे जो यूएस है वो ये बताए कि कितने % का एक्चुअली टैरिफ लगा है, तभी हम इस डील को साइन करेंगे। इसी के ऊपर ये पूरा जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है। अब इंट्रोडक्शन में देखेंगे, the India-US trade agreement is a significant bilateral economic initiative. India has clarified that the deal will be formally signed only after the United States finalize its new tariff framework and provide clarity, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम समझेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टैरिफ के बारे में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये इकोनॉमी की टर्म यहाँ पे यूज होगी, हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लो कि यहाँ पे यूएस ने भारत के ऊपर सबसे पहले 25% का टैरिफ लगाया, ठीक है। इस टैरिफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है कि जैसे हम यूएस से क्या क्या मंगाते हैं, यूएस से हम मंगाते हैं यहाँ पे हमारा जो भी हम गुड्स मंगाते हैं यूएस से, तो यहाँ पे हम उसके ऊपर हाई टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि हमने यूएस से एग्रीकल्चर गुड्स मंगाए तो हम इस पे हाई टैरिफ लगाते हैं। अब इंडिया यूएस को जो भेजता है, ठीक है, तो अब यूएस ने क्या किया कि तुमने भैया हमारे एग्रीकल्चर पे और मिल्क प्रोडक्शन पे, डेयरी प्रोडक्ट पे इतने हैवी हैवी टैरिफ लगाए हुए हैं तो हम भी लगाएंगे। तो भारत का अगर कोई गुड्स जा रहा है तो यूएस ने भी उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो जैसे कि हमारा यहाँ से कोई मिल्क प्रोडक्ट गया तो उसके ऊपर इन्होंने 25% लगा दिया। ये तो चलो ठीक है कि अगर हमने उनके किसी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया
अगर उन्होंने भी लगा दिया तो कोई मसला था नहीं बड़ा। अब बात आती है यहाँ पे 25% और टैरिफ की। तो ये शुरू होता है आपका 27 अगस्त 2025 से। 27 अगस्त 2025 से। तो ये जो 25% था, ये 25% प्लस ये 25% मिलके हो गया 50%। अब टोटल भारत के ऊपर कितना हो गया अभी टैरिफ? 50%। अब ये क्यों लगाया गया ये वाला 50%? यहाँ पे जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ वॉर में है, और भारत है रशिया से ऑयल खरीदता है। तो रशिया से हम ऑयल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रशिया हमारा दोस्त भी है। रशिया हमें जो ऑयल है, वेपन है, सस्ते रेट पे भी प्रोवाइड कराता है। वहीं पे अगर हम वेस्टर्न नेशन की बात करें तो रशिया यूक्रेन के साथ लगातार 4 सालों से वॉर में है। तो वेस्टर्न नेशन हो या यूएसए हो, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। और वहीं पे इंडिया को भी ये बोला कि जब आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, रशिया को बदले में मनी मिलती है। उसी मनी से रशिया आज भी यूक्रेन के साथ वॉर में खड़ा हुआ है। इसलिए रशिया यूक्रेन के साथ स्टैंड कर पा रहा है। आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो तो हम आपके ऊपर जो ये 25% टैरिफ है हम ये नहीं लगाएंगे, हटा लेंगे। लेकिन अब भारत की भी तो कंडीशन है अलग, कि भारत में 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इसकी एनर्जी भी तो डिमांड है ना, एनर्जी भी तो डिमांड है। तो हम हमारी जरूरत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। तो इसलिए भारत ने रशिया से किसी भी तरह का जो ऑयल जो हम मंगा रहे थे उसको नहीं रोका इनिशियल फेज में। तो लगा था कि ट्रेड डील हो जाएगी यूएस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तभी फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे टेक्सटाइल हो गए, आप देखोगे 27 अगस्त से वार्निंग भी मिली थी, टेक्सटाइल हो गए, और यहाँ पे सी फूड हो गया, सी फूड हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, ठीक है। इन सब के ऊपर जो यूएस है उसने 50% का टैरिफ लगाया, ठीक है, 50% का टैरिफ लगाया। अब यहाँ पे टेक्सटाइल की बात करें तो हम अकेले यूएस को 40% के करीब भेजते हैं। जब हम 40% के करीब भेजते हैं, अब क्या हो गया, अब यूएस के मार्केट में हमारा चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो हमारे सी फूड और मरीन प्रोडक्ट हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे लेदर हो, अब ये नहीं जा पा रहे। अब क्या था कि जो ये सब थे इनके जो ऑर्डर है अब वो ये यहाँ पे होल्ड कर गए। अब यहाँ पे इनके जो ऑर्डर हैं होल्ड कर गए, डिमांड है नहीं तो सप्लाई कैसे होगी? क्योंकि 50% टैरिफ के साथ अगर हमारा कोई सामान यूएस के मार्केट में जाएगा तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो यूएस के लोग इतना महंगा सामान क्यों खरीदेंगे? वहीं पे जो यूएस की कंपनी हो गई, वॉलमार्ट जैसी और भी कंपनी है, तो उन्होंने जो हमारे ऑर्डर थे वो भी होल्ड कर दिए। तो कोई हमारा शिप खड़ा है ओशन में, तो कहीं हमारे गोडाउन में ऑर्डर पड़े हुए हैं। वहीं पे आप देखोगे जहाँ पे टेक्सटाइल नोएडा में है तो नोएडा में वहां पे उनके गोडाउन शट डाउन हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की, गुजरात में डायमंड का बिजनेस होता है, तो उनके भी यहाँ पे जो गोडाउन थे वो बंद हो गए, वर्कर जो हैं वो जॉबलेस हो गए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, कि मतलब हमारा मार्केट डाउन जा रहा था। तो यूएस ने सोचा कि इनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी या डर के मारे ये हमसे मतलब डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने हमेशा बोला है कि नहीं, हमारे इंडिया की जो डिमांड क्या है, हमारे लोगों की क्या डिमांड है, नेशन फर्स्ट, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन भारत की हमेशा बात रही कि काउंटर बैलेंस करना है, यूएस को भी नहीं दुखी करना है, रशिया को भी नहीं दुखी करना है। इसलिए हुआ क्या था कि उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो ऑयल है वो मंगाना रशिया से कम कर दिया था, लेकिन बिल्कुल कम नहीं किया था। रशिया भी अंडरस्टैंड कर रहा था इस बात का, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब एक और डील हो गई कि चलो, पूरा साल चल रहा था कि ये 50% का टैरिफ हटा दें, 50% का टैरिफ हटा दें। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारी डील हो जाती है तो यूएस क्या करता है? यूएस करता है, अब बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ये वाला बहुत टर्मोलॉजी है। अब जो ये 25% का है ये तो रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने भी उनके ऊपर लगाया, हमारे भी प्रोडक्ट जा रहे, उन्होंने भी उनके प्रोडक्ट हमारे आ रहे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब रिटेलिएशन में मतलब बदले में, तो अब यूएस ने क्या किया कि जो रिटेलिएशन का लगाया था इसको कर दिया कैंसिल। तो अब हमें लगा कि चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे
अब कितने परसेंट की बात हुई थी? 18%। लग रहा था कि यहाँ पे हमें अब 18% के करीब टैरिफ देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 18%। अब यहाँ पे जब यूएस टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था तो ये जो केस है वो पहुंचा इनके सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको जो यूएस टैरिफ लगा रहा था इसको इलीगल कर दिया। ठीक है, इलीगल कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने किसके थ्रू ये टैरिफ लगाए थे? IEEPA, इमरजेंसी एक्ट। क्या है? इमरजेंसी एक्ट के थ्रू। तो इस इमरजेंसी एक्ट को चैलेंज किया गया यूएस के कोर्ट में। तो यूएस ने क्या कर दिया कि भाई जो आप कर रहे हो वो इलीगल है। अब क्या किया गया है? अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अभी यही नहीं रुके। अभी हमारे साथ 15 से 18% की बात भी हो गई थी, चीजें सही चल रही थी, तो अभी यहाँ नहीं रुके। अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरा मोड़ ले लिया कि भाई अब यहाँ से काम नहीं चल रहा, यूएस के कोर्ट ने इसको इलीगल बता दिया, अब हम कुछ नया करेंगे। तो इन्होंने नए करने में क्या किया, नए में उन्होंने क्या कि सेक्शन 122 ट्रेड एक्ट लेके आए 1974। ठीक है, 1974। और इसके थ्रू अब ये कहने लगे कि हम 10% का और टैरिफ लगाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 10% ही अगर 18% के साथ चला गया तो टोटल 28% का टैरिफ फिर हो गया। इसी की वजह से सब कुछ देखते हुए भारत ने ये बोला है कि भाई सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब ये जो टैरिफ है आप क्लियर कर दो कि कितना है, कितना लगाओगे, उसके बाद ही हम डील साइन करेंगे, नहीं तो हम निगोशिएट करेंगे। तो हमारा जो आज का आर्टिकल है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, बेस्ड है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है आप लोग एकदम समझ लेना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था, उस टाइम यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया था। यूएस की जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ इन्होंने लगा दिया था। लेकिन हम दूसरी कंट्रीज की क्यों बात करेंगे, हम अपनी कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो ये IEPA, इसको आप याद रखना। और यहाँ पे आपको ये जो सेक्शन 22 है, 120 नहीं है, सेक्शन 22 ट्रेड एक्ट 1974। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो आप देखो क्या है, जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल, उन्होंने सीधे सीधे डिनाई किया कि आप जो ये टैरिफ टैरिफ खेल रहे हो आप पहले क्लियर करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल हैज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट सिग्निंग विल बी डिफर अंटिल क्लैरिटी इज अचीव्ड। दिस डिसीजन इंश्योर प्रोडक्टेबिलिटी इन ट्रेड एंड सेफगार्ड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया एक्सपोर्टर। तो देखो क्या है कि टैरिफ अगर क्लियर नहीं है कितना है क्या है तो कैसे समझ में आएगा। हमारे जो आर्टिकल जाएंगे यूएस के मार्केट में, यहाँ से जब शिपिंग होती है तो कितना ज्यादा चार्ज देना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे कोई यहाँ क्लियर ही नहीं है कि कितना टैरिफ है, क्या टैरिफ है, तो इसलिए अब यहाँ पे डिसीजन मेक करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, साइनिंग ऑन होल्ड, तो यहाँ द ट्रेड डील विल बी साइंड ओनली once the US finalize its global tariff structure and clearly specify country wise tariff rate। तो यहाँ पे अभी यूएस को जरूरत है। अब देखो टाइमलाइन शिफ्ट देखो, the agreement was initially expected to be signed in March। अभी मार्च में होना, देखो 150 डेज के लिए जाना था, अभी मार्च में होना था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। रीजन फॉर इंडियाज पोजीशन, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। वैसे अल्टीमेटली जो मैंने अभी समझाया था आपको वो ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैरिफ अनसर्टेनिटी इन यूएस पॉलिसी, frequent change in US tariff and their legal status create uncertainty for export and protect export competitiveness। Unclear tariff may undermine India's export competitiveness in critical sector। देखो अब इससे क्या होगा, अगर हमारे ऊपर इंडिया हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और ये हो गया वियतनाम, इनका जो टेक्सटाइल है इसके ऊपर टैरिफ कम है, टैरिफ कम है, यूएस ने कम लगाया। और वहीं पे इंडिया का जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर यूएस ने 50% का टैरिफ लगाया, फिर 25% को हटा दिया, फिर बचा 25%। तो यहाँ पे अब फिर 18% की बात आ गई। अब ये क्या कर रहे हैं, 10% और लगा देंगे तो हमारे पास टोटल 8% टैरिफ हो गया। और यहीं पे इन कंट्रीज के ऊपर थोड़ा कम टैरिफ है, तो अब क्या होगा, यूएस के मार्केट में अगर हमारे गुड्स जाएंगे
तो ये महंगे हो जाएंगे। और वहीं पे जो बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, इनके जो गुड्स हैं यूएस के मार्केट में ये सस्ते हैं, चीप रेट पे हैं। जैसे कि हम कोई चीज अगर बेच रहे हैं 100 रुपए की, तो यहाँ पे 128 हो गया। अगर मान लो कि आप वियतनाम और बांग्लादेश के ऊपर 10% का है, 100 का है तो आगे 10%, तो ये टोटल कितना हो गया, 110%, 128। तो कोई यूएस में क्यों हमारा सामान खरीदेगा, इस रेट पे क्यों खरीदे, वो एक्स्ट्रा पैसे क्यों खरीदेगा, वो बांग्लादेश और वियतनाम का ही तो गुड्स लेगा। तो इसलिए जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेटेजिक ट्रेड निगोशिएशन की अगर हम बात करें तो वेटिंग फॉर अ क्लियर टैरिफ आर्किटेक्चर इनहांस इंडियाज निगोशिएटिंग लेवरेज एंड सेफगार्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चलो नाउ नेक्स्ट, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। थोड़ा इकोनॉमी का है, थोड़ा सा कुछ लोगों को इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। देखो पोटेंशियल इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म डिले, द साइनिंग प्रोसेस इज टेम्परेरी पोस्टपोन। एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्लियर टैरिफ विल बी प्रोवाइड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन ट्रेड। देखो जिस हिसाब से चल रहा है कि अभी क्लियरिटी नहीं है तो उस इंसान के साथ बिजनेस करने में भी तकलीफ होती है। अगर किसी के साथ क्लियर हो कि हमें इसको इतना देना है, इतने परसेंटेज पे देना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा जो विजन है वो क्लियर रहता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू एंगेजमेंट नेगोशिएशन आर ऑन गोइंग की चलो ठीक है, यूएस के साथ अपना बिगाड़ नहीं करना है, किसी भी तरह से नॉर्मल रखना है, ठीक है, बैलेंस्ड करना है। तो अब यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अभी सीधा सीधा होल्ड रखा है कि भाई हम साइन अभी नहीं करेंगे जब तक कि आप टैरिफ नहीं बता दोगे कि कितना यहाँ पे टैरिफ लगा हुआ है। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करेंगे, फाइनलाइज क्लियर टैरिफ फ्रेमवर्क, द यूएस शुड फाइनलाइज एंड कम्युनिकेट इट्स न्यू टैरिफ पॉलिसी। कि हमें पहले बताओ कि अभी टैरिफ पॉलिसी क्या है। स्ट्रेंथिंग नेगोशिएशन चैनल, इंडिया एंड यूएस शुड मेंटेन कॉन्टिन्यूअस डायलॉग टू रिजॉल्व टैरिफ एंड नॉन टैरिफ इश्यूज। देखो भारत रशिया के साथ ऑयल खरीदता है भी, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया हुआ था 50% बढ़ा दिया, तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वो इंडिया को प्रेशराइज करना चाह रहे थे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूएस के प्रेशर में आके यूएस के हिसाब से काम करने लगी, लेकिन इंडिया प्रेशर में नहीं आई। इंडिया ने हमेशा बोला कि नेशन फर्स्ट होता है, कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वहीं पे जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये तक बोल दिया कि 2024 में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है 2022 के बाद से ही चल रहा है, जबकि चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएस हो, 2024 तक तो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। और ये तो एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी है कि यूएस खुद ट्रेड करे और जो हमारा यूरोप है वो भी ट्रेड करे। अगर हम ऑयल मंगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी वजह से ही क्या यूएस यूक्रेन के साथ वॉर में खड़ा है। तो एस जयशंकर बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बोला कि ये तो यूएस की हिपोक्रेसी है, ठीक है। और यहीं पे बोला कि नेशन फर्स्ट के हिसाब से हम काम करते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो ठीक है, निगोशिएट हुआ, 18% पे आ गए, लेकिन फिर वही बात हो गई। फिर वो आ गए कि नहीं अब टैरिफ हमें क्लियर ही नहीं करना है, कितना है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, हम उसको देखेंगे। Who officially confirmed that India will wait for tariff clarity before signing the trade deal? इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल। इन्होंने बोला है कि भाई अभी ये जो साइन है होल्ड पे रखो, हम कर लेंगे जब टैरिफ हमारा क्लियर हो जाएगा। अब मेंस के हिसाब से, मेंस के एनालिसिस के हिसाब से भी यहाँ पे है। अब एक्सप्लेन व्हाई इंडिया कंसीडर टैरिफ क्लैरिटी इंपॉर्टेंट बिफोर साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आंसर शॉर्ट पॉइंट देख लो, इसमें क्या क्या डालोगे आप। इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी इन ट्रेड फॉर इंडिया एक्सपोर्ट, पहले मैंने अभी बताया कि इंडिया के ऊपर 2025 से यूएस ने किस तरह से टैरिफ लगाया, उसको मेंशन करोगे। कौन कौन सी चीज पे टैरिफ कितना परसेंट लगा उस चीज को मेंशन करोगे। तो हमारा अगर कोई गुड्स यूएस में जाता है, हमारे इंडिया में उसका कितना प्रोडक्शन पड़ता है, हमारी जो एमएसएमई है, जो हमारे स्मॉल सेक्टर हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहां पे जब ये प्रोडक्शन होता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि टैरिफ की वजह से चीजें हॉल्ट हो जाती हैं, जा नहीं पाती। तो इन सब की एक छोटी सी स्टडी, ठीक है, 5 से 6 लाइन की केस स्टडी इसमें डालना, जिससे आपका जो मेंस का आंसर है वो बहुत प्रोडक्टिव लगेगा। अब प्रोटेक्ट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करेंगे इन की सेक्टर लाइक टेक्सटाइल,
फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके ऊपर 50% का लगा था। प्रोवाइड नेगोशिएशन लेवरेज इन बायलैटरल ट्रेड डिस्कशन, प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम एब्रप्ट चेंजेस इन यूएसए टैरिफ। ठीक है, तो आज का पूरा हमारा द हिंदू का एनालिसिस का था और बहुत डिटेल से था। मेंस का मैंने सारा कवर किया है, तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप क्लास में डेली आइए। आपकी क्या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कोई और भी क्वेरी है आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए है और प्री के लिए भी है, तो जब मेंशन भी करा देती हूँ कि ये प्री में आएगा, तो आप लोग उस चीज को बहुत ध्यान रखें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।